Hello students, let us come to the chapter 2 solutions of the chemistry. So what do you mean by solution? What does this word indicates to you? What does it mean? Solutions is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances. सबसे पहले मैं एक टर्म बोल रही हूँ होमोजीनियस मिक्सचर. मिक्सचर से समझ में आता है कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स किया गया है. मिक्सचर से यही समझ में आता है कि मिक्स करना, एंड इफ़ वी आर मिक्सिंग देन देयर मस्ट बी मोर देन वन पार्टिकल, मोर देन वन सब्सटेंसेस. एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर होमोजीनियस. होमोजीनियस मीन्स यूनिफॉर्मिटी, सिमिलैरिटी. Similarity in what sense? In the terms of properties and the composition. For example, मैं easiest example consider करके चलती हूँ. Sugar solution. Let us have 60 ml of water in a beaker and add a spoon of sugar to it. What will you observe? Sugar crystals will start disappearing and dissolving into the water. What is the property of the sugar solution in your sense? Sweetness. जब आप शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो आपको क्या फील होता है? स्वीटनेस इन द वाटर, राइट? और जो स्वीटनेस है दैट विल बी रिमेन सेम इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द वाटर पार्टिकल्स. अब अगर आप टेस्ट करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट टेस्ट पर आपको वो कम स्वीट लगेगा या उसके बाद ज़्यादा. That sweetness will remain same throughout the solution. यानी कि शुगर का जो अमाउंट है, शुगर की जो कॉम्पोजिशन है, वो हर एक पार्ट में, लिक्विड की हर एक पार्ट में बिल्कुल सेम है. सो इसकी प्रॉपर्टीज और कॉम्पोजिशन हर एक जगह पर सेम है. यूनिफॉर्मिटी इसी को बोलते हैं कि सिमिलैरिटी होना इन द टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन and the properties. दो या दो से ज़्यादा components के homogeneous mixture को, जिसको आप separate नहीं कर सकते हो, जो आपको यूनिफॉर्म नज़र आ रहा है, उस homogeneous mixture को हम बोलते हैं solution. बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास एक और है, एयर. एयर इज अ homogeneous mixture that is consisting of large number of gases, moisture, dust particles and number of other particles. So air is a homogeneous mixture because all the gases, all the components are uniformly distributed in the air. Another example, blood. Our blood is also a homogeneous mixture. So similarly, we have number of homogeneous mixtures surrounding us. और उन सब homogeneous mixture को हम क्या बोलते हैं? Solution. आप बिना सिंपल एक या एक, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करिए और अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया है, जिसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे हो, दैट होमोजीनियस मिक्सचर विल बी नोन एज सॉल्यूशन. ओके, आप घर पर लेमन वाटर बनाते हो. कैसे बनाते हो? वी टेक वाटर, add sugar to it, some salt to it, some paper salt to it, lemon to it. एक वाटर कंपोनेंट के अंदर मैंने कितने सारे सॉल्यूट कितने सारे और कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया. सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मेनी मोर सब्सटेंसेस, बट ऑल द सब्सटेंसेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वाटर. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अगेन अ होमोजीनियस मिक्सचर. कोका कोला, थम्स अप पीते हम सब. कोका कोला मीन्स वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस is dissolved in a high pressure. But ऐसा तो नहीं है कि उसकी composition अलग अलग है. No, that is uniformly distributed. You cannot separate CO2 from the water, right? So such homogeneous mixtures are known as solution. I hope the term solution is fine now. I hope you are getting. Okay. Then अब जब लेमन वाटर का मैंने एग्जाम्पल लिया माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें मैंने वाटर के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व किया.
मैंने शुगर भी डाला, सॉल्ट भी डाला, पेपर सॉल्ट भी डाला, लेमन भी डाला, consisting of large number of components, right? But right now, in our context, in our syllabus, we will be dealing with only binary solutions. Binary solutions, by means two. दैट मीन्स मैं सिर्फ उन सॉल्यूशंस से डील करूंगी जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स होंगे. वन इज द मीडियम इन विच द सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड एंड द अदर सब्सटेंस इज द सॉल्यूट कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व्ड इन द मीडियम. एक मीडियम जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट. मुझे बाइनरी सॉल्यूशन से डिस्कस करना है तो वी विल बी डीलिंग विद ओनली टू कंपोनेंट्स. वन इज सॉल्वेंट, अनदर इज सॉल्यूट. तो जिस मीडियम के अंदर हम सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे दैट विल बी नोन एज सॉल्वेंट. जिस सब्सटेंस को हम मीडियम के अंदर डिसॉल्व करेंगे दैट सब्सटेंस विल बी नोन एज सॉल्यूट. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट दैट इज मीडियम जिसमें आप डिसॉल्व करते हो दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी and the substance which is dissolved in the medium is always present in the smaller quantity. Okay, so the two terms are clear now. Solvent is the medium in which the substance is dissolved, like the water. Sugar, the substance which is dissolved, is known as solute. So जिस मीडियम में हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट, जिस सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करते हैं दैट इज सॉल्यूट. ओके, नेक्स्ट अनदर टर्म एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वागार्ड घर पर हम यूज करते हैं. एक्वा स्टैंड्स फॉर वाटर. जिन सॉल्यूशंस के अंदर मीडियम और सॉल्वेंट वाटर होता है, जिसमें आप वाटर के अंदर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करते हो, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज एक्वस सॉल्यूशंस. ओके, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस अदर देन द वाटर. जिन सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट वाटर के अलावा कोई और हो दैट इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, आप अल्कोहल में डिसॉल्व कर रहे हो, ईथर में डिसॉल्व कर रहे हो, बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हो, अदर देन द वाटर, दैट दोज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नॉन एक्वस सॉल्यूशन. तो अभी तक सिर्फ हमने बहुत बेसिक सी चीज़ समझी कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है और मुझे सिर्फ दो ही कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर डिस्कस करना है. एक कंपोनेंट है सॉल्वेंट, दूसरा कंपोनेंट है सॉल्यूट. Solvent is generally present in the larger quantity and the solute is present in the smaller quantity, right? And my dear students, मैं पूरे चैप्टर में solute को B अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करूँगी और solvent को A अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करूँगी. Solvent will be represented by A and solute will be represented by B. Okay? So अब ज़रूरी नहीं है, एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी सॉल्यूशन से रिलेटेड कि दैट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट सॉल्यूशंस आर ऑलवेज इन द लिक्विड स्टेट. सॉल्यूशंस को सुनते ही हमें अक्सर ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में होता है, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. ओके, सॉल्यूशंस कैन बी इन द सॉलिड स्टेट और इन द लिक्विड और इन द गैसियस. But the state of the solution, whether it will be in solid, liquid or gas, will depend upon the state of the solvent. Right? अब air है, air is a mixture of gases. Right? तो वहाँ पर तो हमारा solvent क्या है? Gas. है ना? हम for example आप लोगों ने observe किया होगा, some jewelers add some impurities or copper or some other substances to the gold. But क्या आप ऑब्जर्व कर पाते हो कि गोल्ड के अंदर कोई और सब्सटेंस प्रेजेंट है? नहीं, because that substance and the gold are homogeneously mixed. But that is in the solid state. हमें तो सिर्फ इतना कहा गया है कि दो सब्सटेंसेस के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं.
तो गोल्ड के साथ भी जो दूसरा कंपोनेंट मिक्स किया गया है दैट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, बट दैट इज इन द सॉलिड स्टेट. That means it is not necessary that solutions will always be in a liquid state. My dear students, solution can be in the solid or in the liquid or in the gaseous state, but the state of the solution will depend upon the state of the solvent. If the solvent is in the liquid state, solution will be in the liquid. If the solvent in the gaseous state, solution will also be in the gaseous state. If the solvent is in the solid state, solution will also be in the solid state. So it is not required, it is not essential that solution is always present in the liquid state. Right? In the NCERT book, we have a table consisting of different types of solutions depending upon their physical states. 3 types of solutions are there: gaseous, liquids, and the solids. Right? Gaseous solutions means, I told you right now, कि gaseous solutions will be formed when the solvent is in the gaseous state. Liquid solutions are formed when the solvent is in the liquid state. Solid solutions are formed when the solvent is in the solid state. That is very fine. So you have to go through this table. It is very much clear now, right? Let me discuss it further. My next topic for the discussion in the solution is expressing concentration of the solution. Very, very important topic. Not for this chapter only. These are the basics which will be required in each and every chapter. So you have to go through it thoroughly. Okay? And moreover, these are easy one. You must have done in class 11th also. Okay? Let us discuss about concentration terms. So my dear students, what does concentration means? सॉल्यूशन के अंदर मुझे बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर करना है सबसे पहले. बाइनरी सॉल्यूशन means consisting of only 2 components. One is the medium, which is represented by A. Another is the substance which is dissolved in the medium is represented by B, which is known as solute. So the medium in which the substance is present is A, and the substance which is dissolved in the medium is B. And the mixture of A and B is known as solution. बच्चों, अब जो मुझे डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि A प्लस B के होमोजीनियस मिक्सचर में कंसंट्रेशन सॉल्यूट की कितनी है. कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट कितना है. कितना अमाउंट कैसे पता चल सकता है? ईदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली. बेसिकली A प्लस B के मिक्सचर में मुझे पता करना है कि B का अमाउंट कितना है, सॉल्यूट का अमाउंट कितना है. राइट? सो वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस कंसंट्रेशन टर्म. कंसंट्रेशन का क्या मीन्स है? व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन? व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन इज, हमारा एम क्या है? टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट dissolved in the solution. Okay? Concentration of the solution means what? The amount of the solute dissolved in the known amount of the solvent is known as concentration. एक particular, एक specified amount of solvent में, एक fixed amount of solvent में solute का कितना amount है उसको हम बोलते हैं concentration. Right? जैसे मैंने 60 ml वाटर लिया, उसमें 1 स्पून शुगर ऐड कर दी, 1 स्पून शुगर डिज़ोल्व कर दी, तो वो 60 ml वाटर के अंदर शुगर का कितना अमाउंट डिज़ोल्व है, शुगर का कितना वेट है, शुगर का कितना परसेंटेज है, शुगर के कितने पार्टिकल्स हैं, वो मुझे डिटरमाइन करना है. एंड दैट इज़ नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. Okay? So what do you mean by concentration? To determine the amount of the solute
प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हमारा एम क्या है. फर्स्ट टर्म मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, दैट इज मास परसेंटेज. और ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे नोट्स में जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, वहाँ लिखा हुआ है W/W, दैट मीन्स वेट बाय वेट. ओके, सो व्हाट इज मास परसेंटेज मीन्स, क्या मतलब होता है मास परसेंटेज का. ओके, नहीं मालूम, कोई बात नहीं. हम स्कूल में जब हमारा रिजल्ट आता है अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं. कैसे फाइंड आउट करते हो? सपोज हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, तो टोटल मार्क्स हो गए 500. आप अपने जो मार्क्स आपने स्कोर किए हैं हर एक सब्जेक्ट में, उनका टोटल करते हो. सपोज 400 आपने ऑब्टेन किया है, स्कोर किया है थ्रू ऑल द सब्जेक्ट्स, देन योर स्कोर इज 400. ऊपर क्या लिखते हो? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन में टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100. 400 योर मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स अपॉन में 500 मल्टीप्लाई बाय 100. So that will be termed as what? Marks percentage. But my aim is to find out mass percentage, not the marks percentage. मास परसेंटेज किसकी निकालनी है? सॉल्यूट की, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. वहां पे मार्क्स थे तो आपने ऊपर क्या लिखा था? मार्क्स ऑब्टेन्ड. नीचे क्या लिखा था? टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? मास परसेंटेज. तो ऊपर क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. राइट, ऊपर क्या लिखा मैंने? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. वेट बाय वेट, कई बार हम शुगर सिरप या कुछ ऐसा सब्सटेंसेस लेने जाते हैं तो वी यूजुअली चेक कि फॉर एग्जांपल उसमें लिखा हुआ है 30% शुगर इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बाय मास, बाय वेट. इतना अगर हम ले मैन या नॉर्मल पीपल पे जाता है जिसको केमिस्ट्री की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो देखकर जज कर लेता है कि हाँ इस कंटेंट में 30% शुगर प्रेजेंट है. पूरा क्या है सॉल्यूशन का अमाउंट? परसेंट लगी हुई है, तो किस में से आप चेक कर रहे हो? परसेंट आप किस में से चेक करते हो? 100 में से. मतलब जो पूरे सॉल्यूशन का वेट है, जो पूरे सॉल्यूशन का मास है, वो कितना है? 100. 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना वेट है, दैट विल बी टर्म्ड एज मास परसेंटेज. 30% शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है बच्चों कि 30 ग्राम शुगर प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है, जैसे आपने सपोज करो आप कुछ भी मार्केट से लेने जा रहे हो, वहाँ पर लिखा हुआ है कि 5% ऑफ फ्लोराइड. हम टूथपेस्ट लेने जाते हैं, उसमें कोलगेट के ऊपर स्पेशली मेंशन्ड है 5% फ्लोराइड. व्हाट डज इट मीन? बाय मास अगर सपोज लिखा हुआ है तो 5 ग्राम ऑफ फ्लोराइड इज प्रेजेंट इन, पूरे सॉल्यूशन का वेट कितना है? 100 ग्राम्स इन द 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन. सपोज आपको गिवन है 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय मास. व्हाट डज इट मीन? पूरे सॉल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन है वो कितना है? 10%. और पीछे क्या है? बाय वेट. मीन्स इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर सोडियम कार्बोनेट कितना है? 10 यूनिट्स तो पीछे लगानी पड़ेंगी ना. और बाय वेट कहा है? बाय वेट, मास वेट बाय वेट कहा है, तो इसका मतलब क्या है? 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 100 grams of solution. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मास परसेंटेज वेट बाय वेट का सिर्फ मतलब पता है क्या है?
सॉल्यूट का कितना वेट है अपॉन में सॉल्यूशन का कितना वेट है मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं आपको कहूँ 5% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय मास, यानी कि 5 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन व्हाट 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन किस में हम कंसीडर कर रहे हैं परसेंटेज में। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है मास परसेंटेज में ही वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है सॉल्यूशन में। सपोज मैंने अल्कोहल प्लस वाटर का मिक्सचर लिया, अल्कोहल मैंने कम डाला है, वाटर मैंने ज़्यादा डाला है, तो वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड अल्कोहल इज अ सोल्यूट। व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट इज कंसंट्रेशन ऑफ द अल्कोहल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और मैं कौन सी टर्म यूज कर रही हूँ वॉल्यूम परसेंटेज। परसेंटेज से रिलेटेड मैंने अभी अभी आपको समझाया है, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द अल्कोहल, नीचे वॉल्यूम ऑफ द अल्कोहल प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं आपको कहूँ 10% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल वाटर मिक्सचर, 10% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, व्हाट डज इट मीन बाय वॉल्यूम पीछे लिखा हुआ। अब कितना दिया मैंने 10%, सॉल्यूशन किसका है इथेनॉल का, बाय वॉल्यूम दैट मीन्स 10 ml ऑफ इथेनॉल is present in 100 ml of the solution। सॉल्यूशन हमेशा परसेंट में है तो 100 ml ही रहेगा, उसमें सॉल्यूट कितना है 10%, तो 10 बाय वॉल्यूम है तो 10 ml है, बाय मास है तो 10 ग्राम है। वेरी सिंपल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बाय मास गिवन है या बाय वॉल्यूम गिवन है। ये तो कंफर्म्ड ही है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, अगर वॉल्यूम है तो 100 ml सॉल्यूशन है। सॉल्यूट का परसेंटेज अगर 10% बाय वेट है तो 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल है, अगर 10% बाय वॉल्यूम है तो 10 ml ऑफ इथेनॉल है, राइट। सो दैट विल बी द सेम। थर्ड इसी में ही है बच्चों मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम, पहले क्या था मास बाय मास, मतलब अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। फिर था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मीन्स वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अब है मास बाय वॉल्यूम, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन द ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। Percentage confirms you about the solution is 100 grams or 100 ml. If it is weight by volume, अब suppose मैं आपको देती हूँ 10% solution of sodium carbonate by weight by volume, तो आप क्या कहोगे 10 grams of sodium carbonate is present in 100 ml of the solution. Weight by volume means बेटा जो पूरा सॉल्यूशन है वो किस में लेना है आपने वॉल्यूम मीन्स ml में। वेट बाय वॉल्यूम जो सॉल्यूट कंपोनेंट है वो आपने किस में लेना है ग्राम्स में। सो दैट इज वेट बाय वॉल्यूम। ओके, इज इट क्लियर नाउ? एनी प्रॉब्लम? ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में हमने 3 बातें डिस्कस की। फर्स्ट मास परसेंटेज वेट बाय वेट, then mass percentage volume by volume, and then third weight by volume. Weight by weight means amount of the solute present in 100 grams of solution. Volume by volume means volume of the solute in the milliliters present in 100 ml of the solution. Weight by volume means amount of the solute in the grams present in 100 ml of the solution. We have discussed all the 3 terms. Okay, so let us discuss the second concentration term, which is known as mole fraction. My dear students, first of all, mole fraction is the second concentration term and it is represented by chi. ये जो x मैंने symbol लगाया है that is known as chi. मोल फ्रैक्शन, सपोज करते हैं हमारे एक क्लासरूम है, उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, 13 गर्ल्स आर प्रेजेंट एंड 7 बॉयज आर देयर। और आपसे मैं पूछती हूँ
फ्रैक्शन ऑफ बॉयज प्रेजेंट इन द क्लास। आप क्या कहोगे? नंबर ऑफ बॉयज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। नंबर ऑफ बॉयज आर 7 upon में total number of students are 13 plus 7, that is 20. So fraction of boys in the class are 7/20. Similarly, अगर मैं आपको कहती हूँ fraction of girls in the class, number of girls 13 upon में total number of students 20. बट मुझे क्लासरूम से डील नहीं करना, हमें डील करना है सॉल्यूशन से, विच इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट ए एंड द बी। मुझे फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो व्हाट डज इट मीन? सॉल्यूट के मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूट का बेटा मैं नंबर 1 2 3 काउंट नहीं कर सकती हूँ, जैसे मैंने गर्ल्स का नंबर काउंट किया था 13। सॉल्यूट का काउंट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी अराउंड इन द टर्म्स ऑफ 10 की पावर 23। बच्चों 10 की पावर 7 मीन्स 1 करोड़ को गिनना इतना मुश्किल है, तो बताओ 10 की पावर 23 को काउंट करना कितना मुश्किल होगा। इसलिए मैंने 10 की पावर 23 के पार्टिकल्स को बंडल की फॉर्म में मोल के टर्म्स में कंसिडर कर लिया है। आपको पता है ना कि 10 की पावर 23 इज इक्वल टू 1 मोल। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज 1 मोल। तो मुझे सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है कि सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के टोटल मोल्स में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, हमें सिर्फ वो डिस्कस करना है। तो मैंने एक्स बी इज इक्वल टू एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। एक्स ए क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज Na plus Nb. Okay, so we can find out the mole fractions of both of the components, and fraction of all the components, sum of all the fractions is always equal to 1. This is 7/20 plus 13/20 is equal to 1. वैसे ही XA mole fraction of A plus XB mole fraction of B is equal to 1. Okay, so I have discussed the two concentration terms with you. One is the mole fraction and the second is mass percentage. Mole fraction is very simple, number of moles of any one component to the total number of moles of all the components present in the solution. Mole fraction is basically a ratio of the number of moles of any one component to the total number of moles of all the components present in the solution. That is basically known as mole fraction. My next concentration terms is molarity. बेटा पहले मैं मास फाइंड आउट कर रही थी, वेट फाइंड आउट कर रही थी, अब मैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स को काउंट करना चाह रही हूँ कि सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, सपोज मैंने एक 1 लीटर का सॉल्यूशन लिया एक कंटेनर में, उसमें मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ कि हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं। दैट इज अ कंसंट्रेशन टर्म। सॉल्यूट के पार्टिकल्स को काउंट करना सॉल्यूशन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म ना बेटा। मोलैरिटी मीन्स सॉल्यूट के मोल्स को काउंट करना in 1 liter of the solution is known as molarity. यानी कि सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है, तभी मैंने क्या लिया? 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। मेरा सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है, उसमें सॉल्यूट कंपोनेंट के कितने पार्टिकल्स हैं, कितने मोल्स हैं, उस नंबर को हम बोलते हैं मोलैरिटी। सो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन।
1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज मोलैरिटी. माय डियर स्टूडेंट्स, मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम. कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, एंड द यूनिट्स आर, फॉर्मूला इज कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द लिटर्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी. तो ऊपर मैंने क्या लिखा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, एंड दैट शुड बी इन liters. If it is in milliliter, divided it by 1000 to get the volume in the liters. So what will be the units? ऊपर क्या है? Mole upon में liter. So the units will be mole per liter, and it is also represented as molar. Fine. So my dear students, what do you mean by molarity as one of the concentration term? बेटा 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी. ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी. फाइन. व्हाट डू यू मीन बाय 2.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH? कैपिटल M लगा हुआ है मतलब मोलैरिटी है. मोलैरिटी इंफॉर्मेशन ही आपको क्या देती है? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हैं. और अगर आपको कह रखा है कि मोलैरिटी 2.5 है, इट मीन्स व्हाट? 2.5 मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. मोलैरिटी आपको सिंपल सी चीज बताती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं. अगर 2.5 m है, मीन्स 2.5 moles of the solute are present in 1 liter of the solution. Okay? So एक और आती है बात मोलैरिटी से रिलेटेड कि क्या मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है? Yes. आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5 में चार्ल्स लॉ पढ़ा है. क्या कहता है चार्ल्स लॉ? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होगी, बिकॉज मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज, and with the increase in the volume, molarity of the solution will decrease. That means temperature बढ़ाने से molarity कम हो जाएगी. Molarity decreases with the increase in the temperature. Okay?